गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो बेटा सर्कुलर मोशन जितना जरूरत है हमको 12th पढ़ने के लिए उतना मैंने पढ़ा दिया है। हाँ, कुछ टॉपिक्स बचे होंगे, नो डाउट वी विल डू इट। अब हम लोग रोटेशनल मोशन के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक टॉर्क। टॉर्क, ठीक है। टॉर्क या फिर हम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। फोर्स का मोमेंट। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, ये ठीक नहीं है। ये देखिए, मेरे पास एक मैकबुक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस मैकबुक को जब खोलना चाहता हूं तो यहां पर मैं इसे पकड़ के ऐसा घुमा रहा हूं, बराबर है ना। मानिए फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसको खोलने के लिए फोर्स लगा रहा हूं, तभी खुल रहा है ये। बट ध्यान से देखिए, सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा। मैं अगर इसको, ये जो फ्लैप है, फ्लैप कवर, अगर मैं इसे इस दिशा में ढकेलूंगा, दिशा समझ रहे हैं आप, टुवर्ड्स द फ्लैप कवर लाइक दिस। अगर मैं फ्लैप कवर को इस दिशा में ढकेलूंगा, इस दिशा में, ये देखिए जिस दिशा में मार्कर है उस दिशा में अगर मैं ढकेलूंगा तो फ्लैप कवर कभी नहीं खुलेगा। यानी फोर्स इज नॉट एनफ टू रोटेट अ बॉडी। Force is not enough to rotate a body. What do we need? Moment of force. तो गाउटी लैंग्वेज में what is moment of force? It is the property, या फिर प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, it is an action done by force in order to rotate a system, ठीक है। तो मैकबुक वाला बात अगर आप नहीं समझ पाए तो इधर एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये एक दरवाजा है, ये दरवाजे का चौखट है और ये दरवाजा है। सो दिस इज द चौखट एंड दिस इज द दरवाजा। ये दरवाजे का हैंडल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस दरवाजे को दरवाजे के डायरेक्शन में खींचूंगा, फोर्स लगाऊंगा दरवाजे को दरवाजे के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में ये लाइन है, जिस डायरेक्शन में ये लाइन है उस डायरेक्शन में अगर मैं दरवाजे को खींचता हूं तो दरवाजा नहीं खुलने वाला, समझे। दरवाजा नहीं खुलने वाला। मुझे उस डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा। उस डायरेक्शन को छोड़कर मैं दूसरा कोई भी डायरेक्शन में अगर खींचूंगा तो ही दरवाजा खुलेगा, समझे। यानी दरवाजा जो है वो इस लाइन के अबाउट घूम रहा है। दरवाजा जो है वो इस लाइन के अबाउट घूम रहा है। और जहां पर कब्जे होते हैं ना, दरवाजे में 3 कब्जे होते हैं ना, हम उन कब्जों को क्या कहते हैं? हिंजेस, समझे, हिंजेस। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में हम हिंज को ऐसा दिखाते हैं, ऐसा, दिस इज अ हिंज। फिजिक्स में हम हिंज को ऐसा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्केल है, एक स्केल है। ये जो स्केल है ये फिलहाल मान लीजिए जमीन पर पड़ा हुआ है। ये स्केल इज हॉरिजॉन्टल, जमीन पे पड़ा हुआ है। अब आप खुद देखो, ये स्केल क्या कर सकता है? इस पॉइंट के अबाउट ऐसा ऐसा घूम सकता है। मतलब आप अगर इस स्केल को ऐसा उठाओगे तो ये स्केल ऐसा घूम के आएगा
और ऐसा हो जाएगा। द स्केल विल बिकम वर्टिकल, यानी इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। सो दिस इज द हिंज। हिंज मतलब क्या होता है? जिसके अबाउट दरवाजा रोटेट हो रहा है, जिसके अबाउट द सिस्टम रोटेट्स। और ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एकदम बेसिक बता रहा हूं, ठीक है? तो कोई दरवाजा अगर घूम रहा है ऐसे करके, तो ये इस लाइन के अबाउट घूम रहा है, और दरवाजे को यहां पर पकड़ा हुआ है कौन? हिंजेस। समझे? तो अब आप बताइए कि अगर कोई स्केल किसी हिंज पर लगा हुआ है और जमीन पर पड़ा हुआ है, और आप इस दिशा में स्केल को खींचते हो, ऐसे पकड़ के स्केल को खींचते हो ऐसे, तो उससे क्या स्केल घूमेगा? नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा। क्या हो रहा है? लाइन ऑफ फोर्स जो है, उसी लाइन में हिंज का पॉइंट आ जा रहा है। लाइन ऑफ फोर्स में ही हिंज का पॉइंट आ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे क्यों नहीं घूम रहा है? वाई नॉट रोटेट? वाई नॉट रोटेटिंग? सिंस line of action of force, line of action of force में point about which the system would rotate lie कर रहा है। इट इज नॉट टू मैकेनिकल, बहुत ज्यादा मैकेनिकल बातें नहीं कर रहा हूं मैं। इट्स वेरी कॉमन यार, इट्स वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन बात है ये। आपको अगर ये स्केल को ऐसा ऐसा घुमाना है, तो आप ये स्केल को इधर नहीं खींचोगे, क्योंकि इधर खींचने से क्या होगा? फोर्स का जो लाइन है उसी लाइन में ये पॉइंट आ जा रहा है। तो किधर खींचोगे? इसको छोड़ के किधर भी, तुम किधर भी खींचो। ये देखो, ये मान लो एक हिंज है, और ये मान लो स्केल पड़ा हुआ है। तुम ये डायरेक्शन में छोड़कर किधर भी तुम फोर्स लगाओ, किधर भी फोर्स लगाओ, तो ये सिस्टम घूमेगा, ये सिस्टम घूमेगा। समझे? ये सिस्टम ऐसा ऐसा घूमेगा। अब तुम देखो, अब तुम देखो, उसका घूमने का जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस लाइन में है। लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। क्या इस लाइन में, इस लाइन में ये पॉइंट लाई करता है? नहीं, तो घूमेगा भाई। समझे? लाइन ऑफ एक्शन में वो पॉइंट लाई नहीं करता जिसके अबाउट वो स्केल घूमने वाला था, तो वो घूमेगा। लाई अगर करेगा तो नहीं घूमेगा। समझ रहे हैं आप? बात को समझ रहे हैं? ओके। तो मैंने आपको एक बेसिक चीज सिखाया कि बॉडी कब घूमता है, बॉडी कब घूमता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बॉडी तब घूमता है जब आप उसको घुमाने के लायक बनाए हो। जैसे ये दरवाजा घूम सकता है, ये दीवार थोड़ी घूम सकता है, ये दीवार नहीं घूम सकता है, दरवाजा घूम सकता है। यानी आपको कोई चीज को हिंजेस में लगाने होंगे, उसका एक एक्सिस होना चाहिए जिसके अबाउट वो रोटेट हो सके, कम से कम वो घूमने लायक होना चाहिए। अब देखिए, दरवाजे घूमते हैं, ये खिड़कियां घूमती है क्या? ये खिड़कियां घूमेगा? नहीं घूमेगा। ये खिड़कियां स्लाइड करने के लिए बना है। समझे? ये खिड़की जो है वो स्लाइड करने के लिए बना है, घूमने के लिए नहीं बना है। समझे? ये दरवाजा घूमने के लिए बना है। तो घूमने के लिए क्या चाहिए बाबू? हिंज चाहिए, हिंज।
एक एक्सिस चाहिए। इस स्केल का एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? ये देखो, ऐसा मार्कर जैसा, ये मार्कर है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस मार्कर के अबाउट ये स्केल ऐसा ऐसा रोटेट होगा। तो आर यू गेटिंग व्हाट इज द एक्सिस? हाँ, समझे? तो ऐसी बात है। तो घूमने लायक होने के बावजूद वो नहीं घूमेगा अगर तुम ऐसे दिशा में फोर्स लगाओगे जिस लाइन में तुम्हारा वो पॉइंट आ जाए, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूमेगा। फिर वो ऐसे फोर्स से नहीं घूमेगा। लेकिन अगर तुम्हारा वो लाइन किसी और दिशा में हो तो वो घूमेगा। तो घूमेगा तो मूवमेंट वर्ड का जन्म होगा। मूवमेंट वर्ड का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ तो घूम रहा होगा, कुछ ना कुछ तो घूम रहा होगा। तो ध्यान रहे बच्चों कि अगर फिजिक्स में आपको ये वर्ड दिख जाए मूवमेंट, तो समझ जाना कि वो घूमेगा। जरूर कुछ ना कुछ घूम रहा होगा, तभी हम उसका मूवमेंट निकालते हैं। तो मूवमेंट शब्द का मतलब ही होता है कि कुछ ना कुछ तो घूम रहा है। समझे? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा? टॉर्क का मतलब क्या होगा कि वो फोर्स जो घुमा रहा है उसका मूवमेंट कितना होगा। कैसे निकालते हैं हम टॉर्क कैसे निकालते हैं? आइए वहां देखिए। इस फोर्स से बॉडी घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। इसको मिटा दो। इस फोर्स से बॉडी घूमेगा? हां घूमेगा। फिर क्या करो, ध्यान से देखना। फिर क्या करो, मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है r। कितना? r। फिर तुम क्या करो कि इस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। समझ रहे हो? ठीक है। क्या किया आपने? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स तक आपने पॉइंट ऑफ रोटेशन समझ रहे? हाँ। और देखो वो डिस्टेंस कितना होगा। ध्यान से देखो वो डिस्टेंस कितना होगा। सी, इफ द एंगल बिटवीन आर वेक्टर, सी दिस इज आर, if the angle between r vector and force vector is theta, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां थीटा ऑब्ट्यूज हो गया है ना, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा बट आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। अपन जानते हैं ना कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टेल टू टेल होता है। तो अपन एक काम करते हैं, स्केल को ऐसा रखते हैं और फोर्स ऐसा लगाते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं। समझे? तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। इन दिस डायरेक्शन आर वेक्टर होगा, है ना। यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा। और मैंने सीखा था कि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स तक। तो मैं लाइन ऑफ फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, लाइन ऑफ फोर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा ताकि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकूं, ताकि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकूं। ठीक है।
ओके, नाउ दिस इज द एंगल, ये वो एंगल है जो रेडियस वेक्टर और रेडियस नहीं, डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में है, ये वो एंगल है। यस, और आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। और आप ये भी जानते हैं कि थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड यानी ये हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। हाइपोटेनियस कितना है? आर। तो मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो देखते हैं एक और डायग्राम में। ये है एक सी सॉ, ये है एक सी सॉ। एक बच्चा यहां बैठा है और दूसरा बच्चा यहां बैठा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि फोर्स कौन लगा रहा है? बच्चे का वजन, फोर्स लगा रहा है बच्चे का वजन। ये सी सॉ ऐसा कब घूमेगा? जब ये बच्चा भारी होगा, है ना? ये बच्चा अगर भारी हुआ तब ये सी सॉ ऐसा घूमेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा? इस पॉइंट के अबाउट। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर सी? आर क्या होता है? जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो और जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है उसके बीच का वेक्टर को आप आर बोलते हो। समझ गए? समझ गए? तो मुझे क्या करना चाहिए अब? मुझे लाइन ऑफ फोर्स पर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए और वो कुछ ये है। समझ में आया? और ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया? एंड फाइंड इट्स डिस्टेंस, फाइंड इट्स लेंथ। कितना होगा बताइए? थीटा के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस साइन थीटा। बस, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे? तो व्हाट इज टॉर्क? इट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? तो इस स्केल को अगर ऐसा खींचा जाता तो बॉडी नहीं घूमता। क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं कर सकते। कमान, ये पॉइंट से ये लाइन पर जिस तरह आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस तरह से आप ये लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉइंट भी उसी लाइन में है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कीजिएगा? और अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क नहीं है। टॉर्क नहीं है तो सिस्टम नहीं रोटेट होगा, नहीं घूमेगा। समझ में आया? तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम रोटेट हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम रोटेट हो तो फोर्स का मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोर्स का मूवमेंट, मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, जैसे मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं लिखूंगा आर साइन थीटा
अच्छा, आर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आर? आर इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं और जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस को आप आर बोलते हैं। और ये वेक्टर हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन से होता है। ये वेक्टर हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन के तरफ होता है, एक्शन के तरफ होता है। तो बहुत सिली सिली चीजें हैं कि आपको वो फोर्स पता रहना चाहिए जिस वजह से बॉडी घूमेगा, और आपको वो डिस्टेंस पता रहना चाहिए जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन तक है, और आपको ये एंगल भी पता रहना चाहिए जो आर और एफ के बीच में है, समझे? और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? आर साइन थीटा, ये वाला डिस्टेंस, और फोर्स इज एफ। तो याद कीजिए, अगर टाउ आर एफ साइन थीटा है, अगर टाउ आर एफ साइन थीटा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ यू रिमेंबर, समझे? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट इज टॉर्क? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स। Which distance? Which distance? Which distance? The distance from point of rotation, यानी ये वाला, to point of action of force, यानी ये वाला से लेकर ये वाला का बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट को आप टॉर्क कहते हैं। और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर्स के साथ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टॉर्क। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। बेटा पूरा 2 साल काम आएगा ये टॉर्क, याद रखना, सिर्फ रोटेशन में नहीं, पूरा 2 साल काम आएगा। तो चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। आइए हम लोग एक आधा क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है और मैं इस पर ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, और ये वाला जो वेक्टर है आर, वो मान लीजिए दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, और फोर्स जो है वो दिया हुआ है कितना, 60 न्यूटन, और ये एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो पहले तो बताइए कि ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, या टॉर्क कितना होगा? टॉर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं पता है? अपन टॉर्क को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये ग्रीक सिंबल है, समझे? ये ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं हम टाओ। क्या बोलते हैं? टाओ। ठीक है, तो टाओ इज इक्वल टू क्या है? या तो आप इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, या फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो करना है कीजिए। तो 60 इंटू 30 साइन थीटा। सो योर आंसर इज 900। यूनिट क्या होगा टॉर्क का? ध्यान से देखिए, टॉर्क इज फोर्स यानी कि न्यूटन, डिस्टेंस यानी कि मीटर। तो ये होगा टॉर्क का ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन
सेंटीमीटर। ये होगा सीजीएस यूनिट। और डायमेंशन क्या होगा? जस्ट दैट ऑफ एनर्जी, m1 l2 t-2। समझे? तो क्या यूनिट होगा बेटा? न्यूटन मीटर। समझे? ओके ओके। एक शब्द और है कपल। बिल्कुल हंसिए, कपल सुनकर तो बहुत हंसी आती है। कपल, कपल का मतलब क्या होता है पता है? कपल, कपल का मतलब क्या होगा? कपल का मतलब होगा किसी सिस्टम को इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क अगर लगे, किसी सिस्टम को, जैसे मान लीजिए गार्डन में, अब कपल का बात किया तो गार्डन का बात तो याद आएगा ही। तो कपल क्या होता है? गार्डन में घुसने के लिए एक गोल गोल घूमने वाला गेट होता है ना? गार्डन में घुसने के लिए एक गोल गोल घूमने वाला गेट होता है और वो इस एक्सिस के अबाउट घूमता है। तो भाई साहब इधर से आए गेट को फोर्स लगा के, और दूसरा भाई साहब ऐसे गए गेट को फोर्स लगा के। ये भाई साहब ने जितना ताकत लगाया, ये भाई साहब ने उतनी ही ताकत लगाया। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस फोर्स के लिए ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए? फोर्स पर। समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, इस फोर्स के कारण ये गेट ऐसा खुलेगा और इस फोर्स के कारण भी ये गेट ऐसा ही खुलेगा। तो जब भी किसी भी सिस्टम पर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का टॉर्क लगे, इक्वल कैसे? देखिए आर और ये वाला फोर्स के बीच का एंगल 90 है, और यहां भी आर और ये वाला फोर्स के बीच का एंगल 90 है। तो इस आदमी के द्वारा जितना टॉर्क लगाया गया है वो होगा एफ आर साइन 90। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है? एफ आर साइन थीटा। तो ये आदमी ने जितना फोर्स लगाया उसके हिसाब से टॉर्क कितना लगेगा? एफ आर साइन 90। और ये आदमी ने भी जितना फोर्स लगाया वो कितना होगा? एफ आर साइन 90। तो बताइए, दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। समझे? फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो कभी भी किसी सिस्टम को अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे, समझे, और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो, एंड मस्ट हैव अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उस समय आप टोटल टॉर्क को क्या कहते हो? कपल। उस समय आप टोटल टॉर्क को क्या कहते हो? कपल। देन टोटल टॉर्क इज नोन एज कपल। टोटल टॉर्क मतलब, अबे टॉर्क बाय दिस फोर्स प्लस टॉर्क बाय दिस फोर्स, ऐसे कैसे प्लस कर दिया सर? तो क्यों नहीं करूं मैं? ये फोर्स अगर गेट को इधर घुमा रहा है तो ये फोर्स भी गेट को इधर ही घुमा रहा है ना। दोनों ही गेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोल रहा है, दोनों ही गेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोल रहा है। तो टोटल टॉर्क कितना होगा? इसका टॉर्क प्लस इसका टॉर्क। तो कपल विल इज नथिंग बट टोटल टॉर्क। समझे? और टोटल टॉर्क का फॉर्मूला है ये टॉर्क प्लस ये टॉर्क। तो ये टॉर्क कितना होगा? एफ इंटू आर। और ये टॉर्क कितना होगा? अगेन एफ इंटू आर। समझ गया ना? दोनों टॉर्क सेम दिशा में है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर कितना हो गया? टॉर्क फोर्स इंटू आर इंटू 2, ये हो गया आपका कपल।
तो कपल का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? कोई भी दो फोर्स तो इक्वली है, तो कोई भी फोर्स, दोनों फोर्स तो इक्वली है ना, कपल का मतलब ही क्या है? फोर्स इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट भी होना चाहिए। तो कोई भी फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, समझे? कपल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? कोई भी फोर्स, याद रखिए कपल भी टॉर्क ही है, तो कोई भी फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए तो दोनों फोर्स के बीच का कितना डिस्टेंस है? 2r। तो कपल का एक और फॉर्मूला क्या है फिर? एक और फॉर्मूला है कोई भी फोर्स इंटू, कोई भी एक फोर्स, हाँ दोनों फोर्स नहीं, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम लोग और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, मैं बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, समझे? कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, कपल एक्चुअली में क्या होता है, दो चार प्रॉब्लम करके आपको समझ में आएगा। एक सेशन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बस इस सेशन से इतना सीखिए कि टॉर्क का मतलब है मूवमेंट ऑफ फोर्स, और मूवमेंट शब्द का मतलब है कुछ ना कुछ तो घूम रहा है, और मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाते हैं? फोर्स के लाइन में पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होता है? ये साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सी दिस इज फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 900 आएगा, टॉर्क आएगा। या आप इस फॉर्मूला को ऐसा आगे बढ़ा सकते हो और R क्रॉस F लिख सकते हो, जिसका मतलब है कि फोर्स और इसे क्रॉस कर दो। अब क्रॉस करने से आंसर किधर आता है ये तुमको हम आराम से कल बताएंगे, वैसे तुम जानते हो क्योंकि तुम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हो, समझे? चलो बाय।